हाय फ्रेंड्स, आज अपने देख रहे हैं जीएसटीआर टू बी का रिकन्सिलेशन बुक्स के साथ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जीएसटीआर टू बी क्या होता है। जीएसटीआर टू बी के अंदर में वो इन्वॉइसेस शो करते हैं जो कि सप्लायर ने अपने जीएसटीएन नंबर से अपलोड किए हैं। बेसिकली अपनी परचेजेज, अपने कोई भी सर्विस रिलेटेड इनपुट, वो सारे इन्वॉइसेस जीएसटीआर टू बी में शो होते हैं। वो इन्वॉइसेस और उसकी एंट्री अपने बुक्स के अंदर में की हुई रहती है। तो बेसिकली अपने परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड जो भी इनपुट है उसका रिकन्सिलेशन अपने कर रहे हैं कि जीएसटीआर टू बी से, क्योंकि जीएसटीआर टू बी में अगर इन्वॉइसेस शो नहीं होंगे तो उसका इनपुट अपने नहीं ले सकते हैं। तो अपने एक रिकन्सिलेशन करके ये फाइंड आउट करते हैं कि ये इन्वॉइसेज है जो कि टू बी के अंदर में शो कर रहे हैं परंतु अपने बुक्स में एंट्री नहीं है, और ये इन्वॉइसेज फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि अपने बुक्स में है परंतु सप्लायर ने अपलोड नहीं किया। अगर सप्लायर ने अपलोड नहीं किए तो अपने सप्लायर से फॉलोअप करेंगे कि ये आपने अपलोड नहीं किए तो काइंडली इसको अपलोड कीजिए ताकि हमको उसका इनपुट मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए बुक्स का डेटा। बुक्स का डेटा जानने के लिए अपने को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में जाना रहेगा। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में अपने को पहले ये देखते हैं कि अपने को कौन से महीने का इनपुट का रिकन्सिलेशन करना है। तो अपने को इस केस में नवंबर महीने का करना है। तो नवंबर महीने का इनपुट का रिकन्सिलेशन करते टाइम अपने देख रहे हैं कि इन ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इनपुट जीएसटी का लेजर है या फिर माइट भी कोई क्लाइंट का अलग नाम से लेजर हो सकता है सीजीएसटी, एक सीजीएसटी के अंदर में ही वो आउटपुट और इनपुट दोनों का साथ में एंट्री करता हो, या माइट भी उसका टर्मिनोलॉजी अलग हो, सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी रिसीवेबल इस नाम से हो। अपने को पहले ये देखना है कि कौन सा लेजर है जिसके अंदर में वो इनपुट का एंट्री करता है। बेसिकली जनरली यही रहता है कि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी रहता है। सेकेंडली अपने को देखना है कि इनपुट सीजीएसटी के अलावा भी कोई और लेजर तो नहीं है। वाइट सीजीएसटी @5%, सीजीएसटी @9%, सीजीएसटी @18%, अलग अलग लेजर अगर बना रखा है तो अपने को सभी का डाटा अलग अलग करके एक्सपोर्ट करना है और बुक्स का डेटा को रेडी करना है। तो इस केस में मेरे पास में डेटा जो रेडी है वो इनपुट सीजीएसटी के अंदर में ही है। तो अपने देखिए इसमें से अपने को जो एंट्री इनपुट से रिलेटेड नहीं है उसको अपने हटा देंगे। तो ये एंट्री आप देख रहे हैं, इसको अपने हटा दे रहे हैं और इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को कॉलमनर करना है। कॉलमनर करने के टाइम पे अपने ये ध्यान रखेंगे कि अपना जीएसटी नंबर शो करे, रेफरेंस डेट शो करे, रेफरेंस नंबर शो करे। तो अपने इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, F8 के थ्रू कॉलमनर कर लेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी आप एक्सपोर्ट करते टाइम आप ये देख रहे होंगे कि एक तो मेरा पार्टी है जिसका जीएसटी नंबर नहीं शो कर रहा है। तो वो शो जो नहीं कर रहा है जीएसटी नंबर, उस जीएसटी नंबर को मैं हाथ से बिठा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी ने एंट्री करते टाइम जीएसटी नंबर नहीं डाले हो। ये भी हो सकता है कि पार्टी ने गलत जीएसटी नंबर डाला हो या इनवॉइस नंबर नहीं डाला हो, डेट नहीं डाला हुआ हो। तो वो सारी चीज़ें अपने या तो टैली के अंदर में पहले ठीक कर लेंगे या फिर एक्सपोर्ट करके एक्सेल के अंदर में डाल देंगे। अभी एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद में अपने देख रहे हैं कि इसके अंदर में अपने को बेसिकली टू बी का रिकन्सिलेशन के लिए बुक्स का डेटा में क्या चाहिए, डेट चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू डायरेक्टली शो नहीं होता है, तब तक टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ग्रैंड टोटल जो कि इनवॉइस वैल्यू है उसमें से अपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को माइनस कर देते हैं। तो इससे अपना ये टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। तो ये अपना इनपुट सीजीएसटी का डेटा अपना निकल गया है। अभी इसी तरह से अपने इनपुट आईजीएसटी का डेटा भी निकाल लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी का डेटा निकालते टाइम देखिए कि आरसीएम का एंट्री का अपने अलग से रिकन्सिलेशन करेंगे तो वो भी अभी हटा देंगे। तो सेम प्रोसेस से अपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी का डेटा निकालेंगे। इनपुट एसजीएसटी का डेटा निकालने का अपने को इससे ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होते हैं।
बिफोर एक्सपोर्टिंग द डेटा आपने ये चीज़ से ज़रूर इंश्योर कर लेंगे, कहीं क्लाइंट ने एंट्री करते टाइम ऐसा तो नहीं कर दिया है कि इनपुट आईजीएसटी की जगह पर आउटपुट आईजीएसटी सेलेक्ट कर दिया हो, या इनपुट सीजीएसटी की जगह पर आउटपुट सीजीएसटी सेलेक्ट कर दिया हो, या वाइसा वर्सा। तो उस एंट्री को अपन पहले ठीक कर लेंगे। अभी ये अपना बुक्स का डेटा निकल चुका है। बुक्स का डेटा निकलने के बाद में अपने को चाहिए कि अपने साइट का डेटा निकालें। तो साइट का डेटा के लिए अपने को जीएसटी साइट के ऊपर में लॉगिन करना रहेगा। जीएसटी साइट के ऊपर में अपने लॉगिन करते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर में अपने को जीएसटीआर 2B का डेटा निकालना है। इसके अंदर में अपने पास में दो ऑप्शन रहता है, क्वार्टरली और मंथली डेटा डाउनलोड करने का। अगर अपने पर्टिकुलर मंथ का डेटा कर रहे हैं तो अपने मंथली डेटा डाउनलोड करेंगे, और अदरवाइज अपने क्वार्टरली डेटा डाउनलोड कर लेंगे। अभी अपने उन डाटा को, अपने पास में साइट का डेटा आ चुका है, बुक्स का डेटा आ चुका है। इस डाटा को एक नई वर्कशीट के अंदर में इस हिसाब से अरेंज कर लेंगे ताकि अपने जो रेलिवेंट कॉलम है उनका डेटा अपने कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर में अपने पास में आप देखेंगे कि 2B के अंदर में क्या क्या कॉलम आ रहे हैं। B2B आ रहा है, B2B अमेंडमेंट आ रहा है, CDNR आ रहा है, CDNR अमेंडमेंट आ रहा है, ECO आ रहा है, ISD आ रहा है, सबका अमेंडमेंट है, IMPG मीन्स इम्पोर्ट, IMPG SEZ मतलब इम्पोर्ट फ्रॉम SEZ, और अदर देन कोई और आ रहा है। तो अपने लिए बेसिकली जो कॉलम रेलिवेंट है ना वो है B2B नॉर्मल, B2B अमेंडमेंट। अगर इसके अंदर में कोई भी सप्लाई शो कर रही है और वही सेम इनवॉइसेज अपने को यहाँ पर भी शो कर रहे हैं तो उन इनवॉइसेज को अपने रिप्लेस कर देंगे। और अगर यहाँ कोई इनवॉइस शो नहीं कर रहा है और खाली यहाँ शो कर रहा है तो इट मीन्स वो इनवॉइस भी अपने को रिकन्सिलेशन में कंसीडर करना है। सेम CDNR है, CDNR मतलब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर यहाँ पर क्रेडिट नोट है तो वो अपना इनपुट रिड्यूस कर रहा है, अगर यहाँ पर डेबिट नोट है दैट मीन्स कि वो अपना इनपुट और बढ़ा रहा है। सेम CDNR अमेंडमेंट हो गया। उसके अलावा रेलिवेंट कॉलम है IMPG मीन्स इंपोर्ट से रिलेटेड है। अगर किसी पार्टी का इंपोर्ट से रिलेटेड रहता है तो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। जनरली अपने ये मिस कर जाते हैं तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। इन डेटा को इन सच वे रख दे रहे ताकि फिल्टर लगाने में इजी हो जाए और डाटा दूसरी जगह पर अपने को कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाए। ये एक सीट बना रहे जिसके अंदर में बुक्स और साइट दोनों का डाटा एक ही कॉलम में रखेंगे। रिवर्स चार्ज का आई ऑलरेडी सेड दैट कि अपने रिवर्स चार्ज का रिकन्सिलेशन सेपरेटली करेंगे तो वो अपने RCM को अपने सेपरेटली शो कर दिए, वो हटा दिए वहाँ से। ये मेरा साइट का डेटा आ गया है खाली B2B का। इसके नीचे में अपने क्रेडिट नोट को अलग से डालेंगे। अभी अपने को इनवॉइस का रेगुलर इनवॉइस है या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है वो नहीं चाहिए, रिवर्स चार्ज नहीं चाहिए। अपने को 2B के लिए क्या क्या चाहिए बेसिकली, पार्टी का नाम, पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स। साइड में अपने रिमार्क्स के कॉलम में लिख देंगे कि साइट का कौन कौन सा डेटा है और बुक्स का कौन कौन सा डेटा है। तो साइट का एज पर साइट कौन कौन से डेटा है वो अपने लिख दे रहे हैं।
अभी अपने डाल रहे हैं क्रेडिट नोट का, तो क्रेडिट नोट के अंदर में क्या क्या डेटा है, सेम वही डेटा है, लेकिन डाटा को अपने को नेगेटिव में डालना रहेगा। डाटा को नेगेटिव में करने के लिए अपने मल्टीप्लाइड बाई -1 अगर कर देते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा। इस केस में इंपोर्ट था तो अपने इंपोर्ट का डेटा भी डाल रहे। इंपोर्ट के केस में जीएसटी नंबर कुछ नहीं होता है, तो अपने जीएसटी नंबर में पोर्ट कोड डाल देंगे, और पार्टी का नाम भी शो नहीं कर रहा होता है तो अपने पार्टी का नाम भी एक बार का पोर्ट कोड ही डाल देंगे। ये अपना साइट का डेटा रेडी हो गया। बुक्स का डेटा अपना ऑलरेडी रेडी था, तो बुक्स का डेटा को भी अपने इसके नीचे में पेस्ट कर देंगे। देखिए अपना डाटा सारा रेडी हो गया। अब वी विल सी कि कुछ कुछ जगह पर जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है, तो अपने इसको देखेंगे क्या चीज़ के कारण से अपना जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है। तो ये पता चला कि ये मेरा बैंक चार्जेस का इनपुट है जिसके ऊपर भी जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है, और मैं इसके यहाँ पर पेस्ट कर दिया मेरा आईडीएफसी बैंक का जीएसटी नंबर। और लास्ट वाला जो है मेरा, ये वाला जो है मेरा इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट में मैंने पहले ही कहा था कि जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो वो जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है। और एयर इंडिया का है तो एयर इंडिया का मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। तो वी विल सी कि अपना डेटा पूरा रेडी हो गया। इसको अपने एक सीट का नाम दे देंगे, कौन सा सीट है, जिसके अंदर में अपना बुक्स का और साइट का दोनों का डेटा एक साथ रेडी है। अभी इस डेटा के ऊपर में अपने पाइवट लगाएंगे। तो पाइवट टेबल लगाने के लिए अपने को इंसर्ट में जा करके पाइवट टेबल इंसर्ट करना रहेगा। पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो नया पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये अपने को पाइवट टेबल चाहिए जीएसटी नंबर वाइज, तो सबसे पहले जीएसटी नंबर को अपने रो में ले लेंगे। जीएसटी नंबर को रो में लेने के बाद में अपने को चाहिए कि आईजीएसटी चाहिए, सीजीएसटी चाहिए। अपने एसजीएसटी नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपने को एज सच एसजीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिमार्क्स के अंदर में अपने एज पर साइट और एज पर बुक्स का जो अपने रिमार्क्स दिए थे वो आ जाता है, उसको डाल देते हैं। अभी इस पाइवट को अपनी दूसरी सीट के अंदर पूरा पेस्ट कर लेंगे। तो डेटा पेस्ट करने के बाद में अपने देखें कि अपने जो डेटा है यहाँ पर जो है बुक्स का डेटा आ गया है और साइट का डेटा आ गया है। बुक्स का डेटा देखो, आईजीएसटी का डेटा जो है, बुक्स का आईजीएसटी का डेटा आ गया है बराबर है साइट और बुक्स का, जिसका अपने डिफरेंस साइट का डेटा और बुक्स का डेटा पैरेलली आ गया पाइवट लगाने से। तो अपने इन डेटा के अंदर में डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। पहले टोटल बेसिस पे जीएसटी नंबर वाइज अपने को डिफरेंसेस शो कर रहे कि ये डेटा मेरा बुक्स का है और ये डेटा साइट पे शो कर रहा है, इसमें टोटली मेरा क्या डिफरेंस है। तो अगर अपने इसको इस डिफरेंसेस का मतलब क्या है, आप इस डिफरेंसेस का अगर देखेंगे तो आप देखिए ये जीएसटी नंबर है, इसके अंदर में मेरा 250 का इनपुट जो है बुक्स के अंदर में था, 250 का इनपुट साइट के ऊपर में है, तो मेरा डिफरेंस 0 मतलब कि ये इनवॉइस या एक से ज़्यादा इनवॉइसेज है तो सारे के सारे साइट पे शो करते हैं। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि मेरा एक इनवॉइस है जो कि साइट पे है
परंतु इस जीएसटी नंबर का इनवॉइस जो है मेरा बुक्स में नहीं है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस खड़ा हो गया। इस डिफरेंस को अपने फाइंड आउट करेंगे और 2 शीट के अंदर में डिफरेंस निकाल करके रखेंगे, कौन कौन से बिल्स हैं जो कि साइट पे है और बुक्स में नहीं है, और कौन कौन से बिल्स हैं जो कि बुक्स में है लेकिन साइट पे नहीं है। तो अपने सबसे पहले आईजीएसटी का डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। अपने कौन सा सीट के अंदर में उस जीएसटी नंबर को सर्च करेंगे कि ये जीएसटी नंबर मेरा क्या है। तो ये जीएसटी नंबर जो है मेरा, बस इसको फाइंड आउट किया कि ये इनवॉइस जो है साइट पे दिख रहा है परंतु मेरा बुक्स में नहीं दिख रहा है। तो ये एक सीट होगी मेरी नोट इन बुक्स बोल करके। अभी एक एक करके अपने इन सारे जीएसटी नंबर का डिफरेंसेस जिसमें भी है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। और जैसे ये मेरा है बुक्स में है परंतु साइट पे नहीं है, तो मेरे को इसको रख देना है नोट इन साइट बोल करके। जो नोट इन साइट आ रहे हैं उनका बेसिकली मतलब ये है कि क्लाइंट के इन्होंने अभी तक अपना जीएसटी का रिटर्न या तो फाइल नहीं किया है, और अगर फाइल कर दिया है तो उन्होंने अपने बिल्स को शो नहीं किया है। तो ये अपने को क्लाइंट को स्पेसिफिकली बताना रहेगा कि ये इनवॉइसेज जो है ये पार्टी ने अभी तक शो नहीं की है, जिसके कारण से अपने को इनपुट नहीं मिल रहा है। और माइट पॉसिबल कि अगर पार्टी का पेमेंट आ रहा है तो अपने को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा ये जीएसटी नंबर जो है बुक्स में कुछ और था, साइट पे कुछ और है। तो ये रिकन्सिलेशन करते टाइम अपने ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसके अंदर में ये मेरा यहीं पर ही जीरो हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपने इसको नोट इन बुक्स के अंदर में डाल दे और इसको नोट इन साइट के अंदर में डाल दे। अगर अपने इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे तो फिर वो दोनों जगह पर ही आ जाएगा सेम ही इनवॉइसेज। इससे बेटर अपने या तो इसको रिकन्सिलेशन बनाने से पहले ही जीएसटी नंबर ठीक कर दे, या फिर अपना पाइवट के अंदर में अगर ये चीज़ नज़र आ रहा है तो इसको इग्नोर करते हैं। कॉपी करना है एक एक जीएसटी नंबर को अपने कौन सा सीट के अंदर में सर्च करना है। कभी अगर ऐसा इनवॉइसेज आता है कि जिसके अंदर में सपोज कीजिए 10 इनवॉइसेज है, उसमें से 8 इनवॉइसेज शो कर दिए और 2 इनवॉइसेज जो है वो शो नहीं कर रहे हैं, तो अपने को उसके अंदर में 2 इनवॉइसेज को स्पेसिफिकली सर्च करना रहेगा कि कौन कौन से इनवॉइसेज 2 है जो कि मेरी बुक्स के अंदर में एंट्री किए हुए हैं परंतु शो नहीं कर रहे हैं, या फिर उल्टा केस हो कि साइट के ऊपर में एक्सेस इनवॉइसेज शो कर रहे हैं और बुक्स के अंदर में कम इनवॉइसेज शो कर रहे हैं। तो अपने को ये वाले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये बुक्स के अंदर में जो शो नहीं कर रहे इनवॉइसेज, ये पार्टी को अपने को बोलना पड़ेगा कि ये इनवॉइसेज अपने को बताए गए। नाउ वी कैन से कि अपने को नाउ वी हैव फाइंड आउट द नोट इन साइट एंड नोट इन बुक्स। अभी नोट इन बुक्स एंड नोट इन साइट जो फाइंड आउट किए हैं, हाउ कैन वी से कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसके लिए अपने एक फाइनल सीट बनाते हैं जिसके अंदर में ये चेक करते हैं कि क्या अपना जो रिकन्सिलेशन बन रहा है वो करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके लिए अपने को पहले चाहिए बुक्स का डेटा का टोटल क्या है और साइट के डेटा का टोटल क्या है। Now the last step of the to be
कि अपने को ये रिकन्सिलेशन सही हुआ या नहीं हुआ है, ये फाइंड आउट अपने को करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए अपने चेक करते हैं, फाइनल सीट बोल करके एक सीट बनाते हैं जिस मेरे एज पर बुक्स टोटल कितना है, एज पर साइट टोटल कितना है, और उनका डिफरेंसेज मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ नोट इन साइट एंड नोट इन बुक्स। If this difference is zero, it means your reconciliation is good. अब अगर अपने इसको और एनालाइज करते हैं तो अपने देख रहे हैं कि नोट इन साइट मतलब ये इनवॉइसेज जो है आइदर पार्टी ने रिटर्न लगाया नहीं है, या रिटर्न लगाया है तो अपने इनवॉइसेज अपलोड नहीं किए हैं, या पार्टी ने अपना रिटर्न लेट लगाया है। तो अपने यहाँ पर एक रिमार्क्स का कॉलम डालेंगे और उसके अंदर में अपने मेंशन करके भेजेंगे कि पार्टी का क्या स्टेटस है। और इस ये वाले सारे इनवॉइसेज है, ये बुक्स में एंट्री नहीं है। माइट पॉसिबल कि कुछ इनवॉइसेज जो है, जैसे मेरे केस में ये कार इंश्योरेंस है, अगर ये कार इंश्योरेंस है तो इसका इनपुट मेरे को नहीं लेना है, ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट है, तो अपने यहाँ पर एक रिमार्क्स लिख करके ही पार्टी को भेजेंगे कि ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट है। ICICI लंबार्ड है जिसका पार्टी ने एंट्री नहीं किया है, कतार एयरवेज है जिसका पार्टी ने एंट्री नहीं किया है, तो ये पार्टी से अपने एंट्री करने के लिए पार्टी को भेजेंगे बिफोर फाइलिंग द GSTR 3B। और इनका है तो अपने GST नंबर वाइज चेक करेंगे कि क्या स्टेटस शो कर रहा है। जैसे ग्रीनविच है तो अगर अपने ग्रीनविच का चेक करते हैं तो सर्च टेक्सपेयर में जाकर के अपने चेक करेंगे whether the party is filed their return. If the party is filed their return, that they have filed on timely or not. We have checked कि पार्टी एक्टिव है फर्स्ट, उसका फाइलिंग टेबल अगर अपने चेक कर रहे हैं 2024-25 का, तो नवंबर मंथ का इन्होंने 7 दिसंबर को ही फाइल कर दिया, तो मतलब विद इन टाइम अगर फाइल किया इन्होंने इनपुट, लेकिन अपना इनवॉइसेज शो नहीं किया है, तो अपने यहाँ पर रिमार्क्स जरूर लिख देंगे कि पार्टी इज फाइल्ड देयर रिटर्न बट नॉट अपलोडेड ओवर बिल। माइट पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पार्टी ने पहले दिखा दिया हो, अपने इनवॉइसेज बाद में बुक किए हो, तो अपने को पुराना जो GSTR 3B है उसके GSTR 2B का रिकन्सिलेशन जो नवंबर मंथ से पहले का है उसके अंदर में जाकर के चेक करेंगे कि मेरा नोट इन बुक्स के अंदर में कहीं ऐसा बिल तो नहीं शो कर रहा है ना। और इस ये जो इनवॉइसेज है, ये इनवॉइसेज भी अपने ज़रूर से चेक करेंगे नोट इन बुक्स वाले कि क्या ये इनवॉइसेज अगला महीना में या प्रीवियस मंथ में शो नहीं कर रहे हैं ना। और नोट इन साइट के जो इनवॉइसेज है इसको अपने हो सकता है GSTR 3B में बाद में शो करे, हो सकता है GSTR 3B में पहले शो कर दिए हो, बाद में अपने एंट्री कर रखे हैं, उसको जरूर से देख लेते हैं। होपफुली ये रिकन्सिलेशन अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक RCM का है, तो RCM का अपने जनरली देख लेते हैं, बिल टू बिल इनवॉइस मैच करना अगर पॉसिबल होता है तो बिल टू इनवॉइस अपने मैच कर लेते हैं। अदरवाइज एक टोटल बेसिस पे ये जरूर चेक कर लेते हैं कि RCM एज पर मेरा बुक्स लाइबिलिटी कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, और क्यों, और RCM एज पर GSTR 2B मेरा कितना लाइबिलिटी रिपोर्ट हो रहा है। क्योंकि कुछ लाइक लीगल चार्जेज है, कार हायरिंग चार्जेज है, या फिर अनरजिस्टर्ड से ऐसी सप्लाईज जो अनरजिस्टर्ड GTA है जो अपने GSTR 1 और 3B उनकी फाइल करने की लाइबिलिटी नहीं है,
उनका आरसीएफ जीएसटीआर 2B के अंदर में शो नहीं करता है, परंतु अपने को उसका पेमेंट जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम पेमेंट करके इनपुट लेना रहता है। तो बेसिकली आज का रिकन्सिलेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।